नाउ व्हाट वी नीड टू डिस्कस इज अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, अच्छा, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स आर सच स्पीशीज जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी आता है, और बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप भी आता है। सो फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, विच इज दिस, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है ये, एक एंड पे उसके पास NH2 है, यहां पे उसके पास CH2 है, और यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O OH। यू डोंट नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है? आपको किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अब याद नहीं करना है। पहले हुआ करता था डाटा बुकलेट में बहुत ही बड़ा सेक्शन होता था जो करना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने हटा दिया था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है? इट कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एंड इट आल्सो कंटेन्स एन एमीन ग्रुप एज वेल, राइट? नाउ द गुड थिंग, या कह लो एक बैड थिंग अबाउट द अमीनो एसिड्स इज कि आपको दिख रहा होगा एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक amine group भी है, right? This is a basic group and this is an acidic group. This can behave as an amphoteric kind of thing. मतलब ये H प्लस दे भी सकता है, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, राइट? और वर्स्ट केस सिनेरियो अभी हमने देखा, ये चीज अपने ऊपर फोल्ड भी कर सकती है, ठीक है? और ऐसे ही दो फॉर्मूला यूनिट क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी जुड़ सकते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। खैर बहरहाल हमें अभी वो सब कुछ नहीं करना, हमें डिस्कस करना है कि अगर मैं इसको एक्वियस सॉल्यूशन में डाल दूं तो H प्लस जो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना H प्लस लूज कर देगा, और अगर और NH2 जो है वो H प्लस गेन कर लेगा, क्योंकि पानी में तो ये पानी का H प्लस ले लेगा, वो अपना H प्लस लूज कर देगा। सो यही ग्लाइसिन किस चीज में तब्दील हो जाएगा? दिस ग्लाइसिन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाट वी कॉल a zwitter ion, ठीक है? The amino acid becomes a zwitter ion. Zwitter ion क्या होता है? Zwitter ion वो आयन होता है जिसके ऊपर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, राइट? एक क्विक सॉल्यूशन में डालोगे कभी अमाइनो एसिड को तो उसका एमीन वाला ग्रुप H प्लस गेन कर लेगा, कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप H प्लस लूज कर देगा, और ये चीज क्या बन जाएगी? ये चीज बन जाएगी एक ज्विटर आयन, ठीक है? सो इट इज बिकम अ ज्विटर आयन। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझने में? ओके, नाउ ओके जी, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड NH2 गिव द टिपिकल रिएक्शन। हम डिस्कस कर चुके हैं NH2 कैसे रिएक्शन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक कैसे दे रहा है, अपने ऊपर कॉन्डेंस कर सकते हैं। का H NH के पास जाता है, नहीं, पानी का H, ये पानी को H देता है, यानी H3O पॉजिटिव बन जाता है, और पानी इसको अपना H देता है, वो OH नेगेटिव बन जाता है पानी, ठीक है? पानी कर रहा होता है ये सलमा, ऐसे ही कुछ होगा। अभी हम इस पे आते हैं, चार्जेस कैंसिल आउट होंगे नहीं होंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी इसको अभी फिलहाल, लेकिन एक ज्विटर आयन बन चुका है, इसमें चार्जेस सेपरेटेड है, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड ज्विटर आयन। हाँ, इस पे नेट चार्ज अभी जीरो है, विल कंफर्म दैट पॉइंट, और इसी के बारे में हमें सारी इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़नी है, क्या होती है क्या नहीं। अच्छा, नाउ व्हेन टू और मोर अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स गिविंग पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है? यानी ये समझ लो पॉलीमराइजेशन की प्रिलिमिनरी स्टेज है, ठीक है? कि बहुत बड़ी चेन नहीं बनती, इंस्टेड दो अमाइनो एसिड्स जब जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड्स देते हैं इंस्टेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। और प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है? अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, बहुत सारे लाइन से जुड़ जाए अगर अमाइनो एसिड तो क्या बनती है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाता है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड से समझ लो एक स्टेप आगे, जब आप सिर्फ दो अमाइनो एसिड्स या तीन चार को जोड़ रहे हो, एक छोटी सी चेन बना रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स मतलब पेप्टाइड लिंकेजेस इसमें बहुत सारे होंगे। So let's see, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन और सीरीन इन दोनों को रिएक्ट करूं तो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? वेल, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज इज दिस कि ये चीज ग्लाइसिन का ये वाला हिस्सा और सीरीन का ये वाला हिस्सा, ये दोनों जुड़ जाए, यानी व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है? ऑब्वियसली वो NH2 नहीं होगा, फिर उसमें से आपको एक कम करना पड़ जाएगा, एंड लेट्स ऑल्सो ड्रॉ दी H नीचे करके, तो ये हो गया। सो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये कॉन्डेंसेशन कर दे ऐसे, एंड वी ऑल नो दिस इज व्हाट, दिस इज अ पेप्टाइड लिंकेज। जब भी क्या नाम पड़ा इसका? पॉलीपेप्टाइड।
पॉली मेनी पेप्टाइड लिंकेजेस। अभी इस केस में अभी ऑब्वियसली सबसे हमने सिंपलेस्ट पॉलीपेप्टाइड बनाया तो उसमें एक ही पेप्टाइड लिंकेज है। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज ए पॉलीपेप्टाइड। इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं भाई ये ग्लाइसिन था और ये सीरीन था, तो क्योंकि आपने पहले ग्लाइसिन बनाया फिर आपने सीरीन बनाया, तो इस पॉलीपेप्टाइड का नाम क्या होता है? इस पॉलीपेप्टाइड का नाम होगा ग्लाइसर। द नेम ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड इज गोइंग टू बी ग्लाइसर। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? सीरीन पहले आता। हाउ इज दिस अ पॉलीपेप्टाइड? मतलब जिसमें पेप्टाइड लिंकेज आ जाए। ठीक है, जब दो अमाइनो एसिड एटलीस्ट, ठीक है, पॉली अभी इसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज, मतलब सबसे सिंपलेस्ट पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, इसके आगे ग्लाइसिन और दो तीन और लग जाए। वी जस्ट ड्रॉन द मोस्ट सिंपलेस्ट अभी फिलहाल, कि अभी सिंपलेस्ट क्या था पॉलीपेप्टाइड। हाँ, इसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेजेस अभी नहीं बने हैं, बट दिस इज सिंपलेस्ट बिटवीन ग्लाइसिन एंड सीरीन। प्लीज रिपीट दिस। यूसरा, कौन सी चीज? ये बॉन्ड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, देखो कुछ भी नहीं किया। यू नो कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और NH2 वाला ग्रुप ये आपस में क्या कर सकते हैं? कॉन्डेंस कर सकते हैं। दे कैन फॉर्म अ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने यहां से ये रिमूव किया और मैंने यहां से ये H रिमूव किया और मैंने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया। सिंपल। जब मैंने बॉन्ड बनाया तो मेरा पहले आ रहा है, यस, डाइपेप्टाइड इज आल्सो पॉलीपेप्टाइड। हाँ, मतलब इट इज स्टिल अ पॉलीपेप्टाइड, इट्स स्टिल अ पॉलीपेप्टाइड, इट्स अ डाइपेप्टाइड बेसिकली। हमारा इतना तो डिटेल में नहीं घुसना, बायोलॉजी वाले उसमें नहीं घुसना हमें, बट दिस कैन बी कॉल्ड अ पॉलीपेप्टाइड। ये एक पॉलीपेप्टाइड है, बट बहुत ही बड़ा सिंपल ये पॉलीपेप्टाइड है। इसमें सिर्फ एक ही पेप्टाइड लिंकेज है। इससे भी बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड होते हैं, और बहुत ज्यादा अगर पेप्टाइड लिंकेज आता है तो फिर ऑब्वियसली वो अमाइनो एसिड प्रोटीन बन जाता है। अच्छा, तो यूसरा, ऑल आई डिड वाज आई रिमूव दिस, आई रिमूव द हाइड्रोजन एंड आई जस्ट बॉन्डेड देम टुगेदर। तो ये क्या बन गया? ये दोनों जुड़ गए, इनके बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज आ गया। अब तुमने क्या किया यूसरा? यू ड्रू द ग्लाइसिन वाला हिस्सा पहले। तुम तुमने ग्लाइसिन वाला हिस्सा पहले बनाया तो तुम पहले लिखोगे ग्लाय, और फिर तुमने सीरीन वाला हिस्सा बनाया तो तुमने इसीलिए डैश डाल के सर लिख दिया। इस पॉलीपेप्टाइड का नाम ग्लाइसर है। ठीक है, द नेम ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड इज ग्लाइसर। ठीक है, अच्छा, इसी के अलावा एक और पॉसिबिलिटी भी है अगर हम ये नहीं करते। ठीक है, इफ आई डिड नॉट डू दिस, मैं इंस्टेड ये कर सकता था कि मैं पहले सीरीन को बनाता और सीरीन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस ग्लाय के NH2 के साथ रिएक्ट कर देता। ये भी तो कर सकता था। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड थिंग टू डू। तो मैं क्या कर सकता था? मैं यहां से OH हटाता और यहां से अब ये हटाता और यहां से इन दोनों को बॉन्ड कर देता। ठीक है, और देखो पहले के बनिस्बत अब डिफरेंट चीज बनेगी। दिस इज अ डिफरेंट कंपाउंड। लेट्स ड्रॉ दिस ओवर देयर। सो आई नीड टू कॉपी पेस्ट दिस। वुप्स, एक सेकेंड। सो ये चीज आ गई और मुझे यहां से ये चीज उठानी है, सो ये कॉपी कर लेते हैं एंड वी ड्रॉ इट लाइक दिस। यहां से मैं हाइड्रोजन हटा देता हूं और ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, और मैंने इन दोनों के बीच में क्या कर दिया? बॉन्ड फॉर्म कर दिया। यस यूसरा, दिस शैल बी कॉल्ड सरग्लाई। सो दिस इज आल्सो पेप्टाइड लिंकेज। और देख रहे होगे हमने अब क्या किया? हमने अब पहले सीरीन को बनाया, फिर हमने ग्लाय को बनाया, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा सरग्लाय। सिंपल, इजी पीजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो विद रिगार्ड्स टू पॉलीपेप्टाइड्स। जब भी दो अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अमाइनो एसिड्स में दोनों, एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एक एंड पे एमीन होता है, तो ये दोनों तरफ से बॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप पहले इसको बनाओ, पहले उसको बनाओ, पहले उसको फिर बाद में उसको, तो पहले इसका नाम लिखोगे फिर बाद में इसका, और फिर उल्टा होगा तो ये आप वैसे लिखोगे। ठीक है, इट्स जस्ट एज सिंपल एज। हम अभी भी कॉन्डेंसेशन ही कर रहे हैं, सिंपल कॉन्डेंसेशन। हमने देखा कि दो अमाइनो एसिड्स कैसे कैसे कॉन्डेंस कर सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बट वी आर अभी फिलहाल टॉकिंग अबाउट जिसमें दो अमाइनो एसिड जुड़ जाए। तो दिस इज ग्लाइसर एंड दिस इज सरग्लाय। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम किसी को भी यहां तक? ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? इट इज बेसिकली एक कह लो एक प्रोसीजर है ये ढूंढने का कि एक चीज
क्या थी बेसिकली, मतलब उसको कितने उसमें पॉलीपेप्टाइड थे, क्या चीजें थी उसमें, एंड देन ऑल्सो आइडेंटिफाइंग उसके इंडिविजुअल, मतलब वी आर बेसिकली गोइंग टू सेपरेट अ पॉलीपेप्टाइड इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, और हम उन कंपोनेंट्स को जान पहचान, हम उनको देख सकते हैं वो क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी प्रोसेस लाइक दिस। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो हमें पूरी तरीके से चीज समझ में आएगी। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये जो डायग्राम है, यू नीड टू नो दिस, यू नीड टू लर्न दिस, ये आ सकती है बनाने को। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यू टेक अ टैंक, ठीक है, अनदर टैंक, ये जो है वो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है। ये जो फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेग्राम। इस पे हमारा सारा मतलब ग्राम आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफोरेग्राम है। दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग टू शो मी कि मेरे रिजल्ट्स क्या है। द फिल्टर पेपर इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेग्राम इन दिस केस। हाँ, कभी कभी एगार जेली भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, यू कैन यूज डिफरेंट थिंग्स। ये सिर्फ एक मीडियम है जिसपे वो पॉलीपेप्टाइड ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट सच अ मैकेनिज्म। अभी हम देखते हैं वो मैकेनिज्म कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सो यू टेक अ फिल्टर पेपर, ठीक है, आप फिल्टर पेपर का एक एंड कहां पे डाल देते हो, एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हो, और वो सॉल्यूशन आपका बफर होना चाहिए, इसमें भी डिस्कशन होंगे, वो बफर सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड यू मेक वन एंड ऑफ द, मतलब एक साइड से उसको पॉजिटिव कर दोगे, यू विल मेक वन एंड ऑफ द फिल्टर स्ट्रिप अ पॉजिटिव, एंड यू विल मेक द अदर एंड ऑफ द फिल्टर स्ट्रिप अ नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने एक एनोड बना दिया, एक कैथोड बना दिया, और मैं बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द सिंपल सेटअप ऑफ दिस। इतना हमारा सिंपल सेटअप है। ऑब्वियसली एनोड और कैथोड बना के आपको एक पावर सप्लाई चाहिए होगी, एंड फाइनली आपका जो स्पॉट होता है, मतलब जो सैंपल आप देखना चाह रहे हो कि वो किस चीज का सैंपल था, पॉलीपेप्टाइड कौन सा था, क्या नहीं था, एंड सो फॉर्थ, दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द वेरी सेंटर। ठीक है, अभी हम स्टडी करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम। ओके, so a polypeptide is broken into its constituents by hydrolyzing it with dilute NH or dilute H2SO4 plus heat. मतलब this is a process by which you identify what kind of a polypeptide this was. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उस पॉलीपेप्टाइड को लिया, सबसे पहले तो आपने उसको तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में। हो सकता है तोड़ो, अब हो सकता है आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दो, मतलब आप कंप्लीटली तोड़ दो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में। हो सकता है आप कुछ, मतलब आप ये भी कर सकते हो कि आप वो पॉलीपेप्टाइड एज इट इज उसका भी स्पॉट लगाओ, और उसके फिर कंपोनेंट्स का भी स्पॉट लगाओ, एंड यू सी इट लाइक दैट एज वेल। ये भी किया जा सकता है, मतलब हो सकता है यू डोंट जस्ट वांट टू स्टडी द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, आप एज अ होल उस पॉलीपेप्टाइड को भी इसमें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, यू कुड प्लेस द एंटायर पॉलीपेप्टाइड ओवर हियर एज अ ड्रॉप, वो भी यू कुड स्टडी ओवर। अच्छा, a spot containing all amino acids and the polypeptide is placed in the middle। ठीक है, जैसे मैंने बोला पॉलीपेप्टाइड भी एज अ होल आप डालोगे, और अमाइनो एसिड्स जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आए हैं वो भी आपने जो है उधर एक डॉट के फॉर्म में, मतलब वॉट एवर जो भी ड्रॉपर वगैरह से आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, कंपेयर इट विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, या इट्स बेसिकली आइडेंटिफाइंग इस पॉलीपेप्टाइड में कौन कौन से चीजें थी, एंड दिस इज गोइंग टू फर्दर कन्फ्रंट टू इट। हमारी अभी इस हमारी इन दी इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली एग्जांपल हमारे कोई कैलकुलेशंस नहीं है, बट ऑब्वियसली टू आइडेंटिफाई क्लियरली एंड एग्जैक्टली कि ये कौन सी स्पीशी थी, आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे क्रोमैटोग्राफी में रिटेंशन फैक्टर होता है, एंड सो फॉर्थ। स्पॉट किस चीज का है, स्पॉट इस चीज का है, आपका पॉलीपेप्टाइड था। ठीक है, यू हैड सम सैंपल ऑफ पॉलीपेप्टाइड, सही है, आपने इसका एक छोटा सा सैंपल लेके आपने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, और आपके पास आ गए इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स x प्लस वाई प्लस जेड, ये इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे। अब ऑब्वियसली किसी सॉल्यूशन में ही आए, तो आपने इस सॉल्यूशन का एक कतरा लिया और वो यहां बीच में लगा दिया, इस सॉल्यूशन का एक कतरा यूजिंग अ ड्रॉपर वो बीच में लगा दिया, और इस पॉलीपेप्टाइड का भी एक कतरा लेके आपने बीच में लगा दिया। अब पॉलीपेप्टाइड का कतरा हो सकता है आप ना डालना चाहो तो नहीं डालना, लेकिन क्वेश्चंस में होता है मोस्ट ऑफ ज्यादातर, तो हम पॉलीपेप्टाइड का कतरा डाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमारी डिपेंड करेगी कि हमें क्या डालना था इसमें। ठीक है, वो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कौन से ड्रॉप हैं, क्या है क्या नहीं। दिस इज बेसिकली थिंग। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, now a constant pH is maintained by buffers as amino acids are both acidic and basic। बफर सॉल्यूशंस जो हैं, आपको यहाँ पे जो बफर सॉल्यूशन चाहिए, यू नीड देम टू मेंटेन अ कांस्टेंट पीएच। ये हमने अभी स्टडी किया कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड फॉर दैट मैटर इवन द पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में भी कार्बोक्सिलिक आ रहे हैं एंड पे, और दूसरे एंड पे एमीन ग्रुप आ रहे हैं, दीज आर बेसिक एंड एसिडिक बोथ। तो अगर तो आप यहाँ पे पानी डालते, या आप फॉर एग्जांपल सॉल्ट का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में क्या होता, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती, राइट, और आप उस पीएच पे स्टडी नहीं कर सकते थे जिस पीएच का आपको स्टडी करना था। अब ये पीएच क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी नीड सम कांस्टेंट पीएचेस,
वो अभी हम देखेंगे। व्हाई आर वी वांटिंग अ कांस्टेंट पीएच, उसका क्या फायदा है हमको। वी नीड टू मेंटेन अ वेरी कांस्टेंट पीएच सो दैट वी कैन डिड्यूस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, सो उस कांस्टेंट पीएच के लिए तो जरूरी आप बफर सॉल्यूशन लो, वरना तो ये इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, बिकॉज दोनों एंड्स पे एक एसिडिक भी है बेसिक भी है, न्यूट्रलाइज करके सॉल्यूशन की पीएच ही खराब कर देगा। सो बीच एक्सपेरिमेंट हो सकता है आपकी गलत रीडिंग आना शुरू हो जाए, सो यू डोंट वांट दैट, यू वी नीड अ कांस्टेंट पीएच, ठीक है। अच्छा, at a neutral pH the following groups are affected। neutral pH पे क्या होता है, we know at a neutral pH the carboxylic acid is going to lose its H plus, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O minus। and can you tell me what's going to happen to the NH2 in a neutral pH in an aqueous solution। इसको क्या हो जाएगा, यानी अगर मैं इसको पानी में डाल दूं ये NH कर लेगा, राइट, दिस इज बेसिक, ये पानी का H प्लस जो है वो खींच लेगा अपने पास, सो इट्स गोइंग टू बिकम RNH3 पॉजिटिव। So in the case of pH 7 at a neutral pH यानी pH 7, what's going to happen? It is going to become, जो आपका अमाइनो एसिड होगा वो क्या बन जाएगा, वो एक ज्विटरायन बनेगा, बिकॉज दोनों एंड्स पे एक NH2 भी था और वो भी था जो हमने अभी देखा, we just studied that, वो ज्विटरायन बनता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हम एक तो हम इसका न्यूट्रल के साथ स्टडी कर सकते हैं, दूसरा आई कैन ऑल्सो स्टडी इट इन एन एसिडिक मीडियम, और इसीलिए बफर सॉल्यूशन, अगर आप बफर सॉल्यूशन रखोगे तो एमीन ग्रुप्स उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके उसको भी न्यूट्रलाइज 7 पे ले आएंगे, तो आपकी एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगी। इफ यू वांट टू स्टडी इट एट एन एसिडिक पीएच तो आपको बफर सॉल्यूशन चाहिए ताकि पीएच एसिडिक रहे, ये अमाइनो एसिड उसको ऑल्टर नहीं कर दे पीएच को, राइट। सो फॉर एग्जांपल इसमें हमारी पीएच क्या हो सकती है, पीएच व्हाटएवर 1 2 3, ठीक है, pH 1 2 3 या 1 2 4 इवन व्हाटएवर यू वांट टू कीप, एसिडिक pH चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली 7 से बिलो सारी होती हैं बट 6 5 आर नॉट दैट एसिडिक। अच्छा, अगर मैं एसिडिक pH डालूं तो इन दोनों ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से और NH2 वाले ग्रुप में से कौन सा ग्रुप किस चीज में कन्वर्ट होगा, विच ग्रुप इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, और वो किस चीज में कन्वर्ट होगा। Yes, exactly. At an acidic pH, only the basic group is going to react, और वो H plus gain कर लेगा, क्योंकि acidic group तो नहीं करेगा ना उसमें react. Yes, only the amine group is going to convert into RNH3 positive. और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज गोइंग टू रिमेन एज इज, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला इसके, बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो H plus किसी को दे ही नहीं सकता एसिडिक पीएच। समझ में आ रहा है सबको ये, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस। और अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं अल्कलाइन पीएच रख दूं, यानी फॉर एग्जांपल पीएच 10 to 14, अगर मैं अल्कलाइन पीएच रखूं तो फिर कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा, यस, इन द केस ऑफ एन एसिडिक पीएच कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक में ही रहेगा। लेट्स राइट दिस एज वेल, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे सो दैट यू डोंट कंफ्यूज। RCOOH स्टेज एज इज, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये अपने ही फॉर्म में रहेगा। इफ आई पुट अ पीएच 10 to 14, अब पीएच 10 to 14 अल्कलाइन पीएच में कौन सा रिएक्ट करेगा, अब इस केस में एमीन ग्रुप रिएक्ट नहीं करेगा, अल्कलाइन में कंडेंसेशन मतलब वो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा ना, द एसिड इज गोइंग टू बिकम इनटू इट्स कार्बोक्सिलेट आयन इन एन alkaline pH, right? So basically the carboxylate group is going to convert into its carboxylate ion, ठीक है। और एमीन ग्रुप कैसा रहेगा, एमीन ग्रुप विल स्टे एज इज, बिकॉज वो बेसिक है ऑलरेडी, वो H प्लस गेन नहीं कर सकता किसी चीज में से, अब वो कहीं से भी H प्लस गेन नहीं कर सकता, सो द RNH2 remains as is। अच्छा, अल्कलाइन में आपको एक और चीज भी देखनी है, हो सकता है उस अमाइनो एसिड में फिनॉल भी हो, और हमने स्टडी किया है कि फिनॉल भी एसिडिक होता है। तो अल्कलाइन पीएच में अगर तो एमीन ग्रुप था सिर्फ, तो क्या होगा, एमीन ग्रुप, सॉरी अल्कलाइन पीएच में अगर सिर्फ कार्बोक्सिलेट ग्रुप था तो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर उस अमाइनो एसिड में क्या था, फिनॉल ग्रुप भी था, तो वो भी अल्कलाइन पीएच में क्या बन जाता है, फिनॉक्साइड बन जाता है। सो यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड एज वेल, कि अगर तो मेरे अमाइनो एसिड में क्या है, फिनॉल का ग्रुप भी है, तो यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी निकलती है कि फिनॉल भी फिनॉक्साइड में तब्दील हो जाए। ये कोई वैसे पढ़ाता नहीं है,
मुझे तकरीबन 1-2 दिन लग गए थे इस फैक्ट को रिड्यूस करने में कि ये भी हो सकता है। आई वॉज गेटिंग आंसर्स इन रॉन्ग, तो फिर बाद में पता चला, हमारी टीचर ने फिर बाद में बताया कि फिनॉल ग्रुप भी है, उसको भी देखना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट कैन हैपन एट अ न्यूट्रल पीएच। द कार्बोक्सिलिक एंड द एमीन विल डू दीस थिंग्स। फिनॉल इस केस में कुछ नहीं करता। ठीक है, फिनॉल इतना एसिडिक नहीं होता, वो पानी के साथ कुछ नहीं करता। At an acidic pH, only the amine group is going to react because it's basic. At an alkaline pH, the carboxylic group is going to react. And if there is a phenol, तो वो phenol group भी react करेगा और वो phenoxide में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये इतनी बात? Anybody having any confusions? ओके जी, परफेक्ट। ओके, अब क्या होता है, आपने अप्लाई करी हुई थी एक पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? अब देखो, अगर कोई अमाइनो एसिड नेट पॉजिटिव चार्ज ले ले एट एनी पीएच, अगर वो नेट पॉजिटिव चार्ज ले तो वो कहां जाएगा? वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और अगर एट एनी पीएच कोई अमाइनो एसिड नेगेटिव चार्ज ले तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और अगर एट एनी पीएच वो बेचारा 0 का चार्ज ले ले तो फिर नहीं, न्यूट्रल पे नहीं बनता अल्मा। फिनॉल इतना स्ट्रांग नहीं होता। फिनॉल इज अ वेरी वे मोर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिनॉल न्यूट्रल में फिनॉल ही रहता है, हाँ अल्कलाइन में फिनॉक्साइड बन जाता है। ठीक है, जब भी मैंने ऊपर इधर नहीं लिखा फिनॉल का, फिनॉल न्यूट्रल में कुछ नहीं करेगा। सही है? अच्छा, सो एज आई वाज सेइंग, जैसा उस अमाइनो एसिड पे चार्ज होगा उधर की तरफ वो डिफ्लेक्ट करेगा, राइट? यहां पे फिनॉल, अच्छा फिनॉल इज अनअफेक्टेड, यहां पे लिख देते हैं फिनॉल unaffected in neutral pH। अच्छा, एंड द अमाइनो एसिड ऑन बेसिस ऑफ इट्स चार्ज इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट। अगर उस अमाइनो एसिड पे ओवरऑल चार्ज 0 हुआ, यानी फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर मेरा आयन ऐसा बन जाए इस पे नेट चार्ज 0 है, तो ये ना ही राइट की तरफ जाएगा ना ही लेफ्ट की तरफ, कहां पे रह जाएगा? बीच में ही रह जाएगा। तो वी कैन देन आइडेंटिफाई इट कि ये कौन सा है, कौन सी स्पीशीज नहीं, राइट? एंड वी विल सी दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देन अप्लाइड एंड द अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड मूव डिपेंडिंग ऑन द चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास अभी हम देखते हैं। द पीएच एट व्हिच अमाइनो एसिड बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे वो अमाइनो एसिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, यानी उसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कैंसिल आउट कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कहते हैं। मतलब इस पॉइंट पे इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट था, पॉजिटिव नेगेटिव इसके बराबर। ठीक है, सो दिस इज आल्सो वन मोर टर्मिनोलॉजी दैट इज देयर। अब हम इसके ऊपर आते हैं, क्या होगा? Given are the structures of glycine, lysine and glutamic acid. Reduce what they will look like at the following pHs and the end result on their electrophoregram. तो electrophoregram पे फिर ये किधर किधर मूव करेंगे। We'll have to reduce this. अच्छा, बारी बारी देखते हैं। Glycine pH 2 पे what is going to happen to glycine pH 2 पे? अभी समझाता हूं अलमा, मैं भी समझाता हूं। What is going to happen to glycine at pH 2? Which group out of glycine is going to react and become what? No, COH will not lose its H. Acidic pH है ना, this is acidic, acidic है। acidic में सिर्फ basic group react करेगा। yes, only the NH2 group is going to gain the H plus, है ना? तो हमारे पास चीज आ जाएगी, इसको राइट से बना लेते हैं। तो is going to become NH3 positive, ठीक है जी, then CH2 and then CO2H। ये क्या है? ये है आपके पास ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन एट pH 2। ओके, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट्स द नेट चार्ज ऑन इट, कैन यू टेल मी व्हाट्स द नेट चार्ज ऑन इट? +1, नॉट नेगेटिव, +1, +1 का चार्ज है ना, +1। ठीक है, अच्छा, अभी हम इस पे और भी हमें इस पे चीज डिस्कस करनी है, वो भी हम करते हैं। अब आ जाते हैं लाइजीन पे। लाइजीन पे कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा? वंस अगेन द NH2। अब इस केस में 2 NH2 है, तो दोनों के दोनों NH3 पॉजिटिव बनेंगे, राइट? सो लेट्स ड्रॉ लाइजीन एज वेल। सो दिस इज गोइंग टू बिकम NH3 positive, right? And this is going to become CH2 4, this is going to become CH, ये वाला बन जाएगा NH3 positive, and this is going to become C double bond O and then O and then H।
अब इस पे नेट चार्ज कितना है? +2। अच्छा, गिव मी द मैग्नीट्यूड एज वेल, ठीक है। +2 का पॉजिटिव चार्ज है इस पे। गुड, सो वी हैव रिड्यूस दिस एज वेल। अच्छा, इतनी जगह यहाँ है नहीं, पर इतना मुझे शायद गैप देके बना नहीं था। आई थॉट देयर वाज लॉट मोर स्पेस। एक सेकंड, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। सही है, ये ग्लाइजीन था, वो मैंने लाइजीन बना दिया। अब ग्लूटामिक एसिड भी देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड, इसमें भी सिर्फ एक ही NH2 ग्रुप है, तो ये भी NH3 पॉजिटिव सिर्फ यहीं से बनेगा, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ ग्लूटामिक एसिड एज वेल। लेट्स पुट अ डंडी ओवर हियर एंड C double bond OH। ओके, CH2, फिर CH2 CH, CH2 CH2 CH, इसके नीचे वाला यहां पे NH3 पॉजिटिव और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। कितना नेट चार्ज है इस पे? दिस इज ग्लूटामिक 1+। ओके, परफेक्ट। नेट चार्ज इज +1। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रोफोरेग्राम गोइंग टू लुक एट, इनिशियल स्पॉट में क्या है? आपने इनिशियल स्पॉट में ग्लूटामिक एसिड भी डाला, लाइजीन भी डाला और ग्लाइसीन भी डाला, और इसकी पूरी की पीएच आपने सेट कर दी pH 2 पे। तो आपको पता है ग्लाइजीन ऐसा हो गया, लाइजीन ऐसा हो गया एंड ग्लूटामिक एसिड ऐसा हो गया, राइट। नाउ व्हाट डू वी सी? वी कैन सी दैट ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, यानी सब के सब कहां पे मूव करेंगे? अभी हम देखेंगे दे ऑल शैल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, राइट। ऑल ऑफ देम शैल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, ठीक है। अच्छा, देन आप अगर देखोगे सर अब इनको कितना मूव करवाना है, राइट, यू कैन सी दैट एक तो नुमाया तौर पे बड़ा काफी क्लियर है कि उस पे +2 का चार्ज था। द +2 चार्ज वन हैड द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो जो लाइजीन होगा वो सबसे ज्यादा दूर मूव करेगा, यानी मतलब वो सबसे ज्यादा नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। सो आफ्टर सम टाइम टी वी एक्सपेक्ट दैट lysine is going to be the most closest to the negative plate। अब मसला क्या है? ग्लूटामिक एसिड और ग्लाइजीन, इन दोनों के +1 चार्जेस हैं, है ना। अब हमें डिड्यूस करना है कौन कितना मूव करेगा। हाउ आर वी गोइंग टू गिव ऐसी क्वालिटेटिव हिसाब हम कैसे ड्रॉ करेंगे? उसके लिए अब मुझे इनके कंसिडर करने पड़ेंगे मासेस। किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है। सो अगर तुम ग्लाइजीन और ग्लूटामिक एसिड को कंपेयर करोगे तो ग्लूटामिक एसिड का मास ज्यादा है या ग्लाइसीन का मास ज्यादा है? ऐसी देखने से बताओ, ग्लूटामिक का ज्यादा होगा या ग्लाइसीन का ज्यादा होगा? ग्लूटामिक में तो पता नहीं क्या क्या है, राइट। ग्लाइसीन तो बेचारा छोटा सा है। सो वी कैन सी दैट द मास ओवर हियर इज मच मोर, है ना। और इधर जो है वो आपका मास काफी कम है, राइट ना। अब अगर ये भी +1 है और ये भी +1 है लेकिन इसका मास ज्यादा हो गया है, तो ये अब इतना मूव नहीं करेगा एज कंपेयर टू दिस। इसका मास कम था, छोटी चीज है तो ज्यादा मूव कर देगी, वो बड़ी चीज है, भारी चीज है, उसको मूव करना थोड़ी मुश्किल होगी। सो मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज ग्लाइसीन इज गोइंग टू बी आफ्टर फॉलोइंग लाइजीन समवेयर ओवर हियर। ये आ गया आपका ग्लाइसीन, और ग्लूटामिक एसिड अपने भारीपन की वजह से इस पे +1 का चार्ज था, इसीलिए ग्लाइसीन और इसका कंपैरिजन किया। वो हमें फर्दर कंपैरिजन लेके जाना पड़ा मास के अंदर, क्योंकि अब ग्लूटामिक एसिड का मास ज्यादा था तो ये भी मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, लेकिन इतना कोई खास मूव नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी। सर विच ऑफ देम आर मोर डोमिनेंट, मास और चार्ज? चार्ज, पहले आप चार्ज की मदद से देखोगे, यू विल ऑलवेज लुक एट इट थ्रू द चार्ज। चार्ज की मदद से देखोगे, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो तो आपने ऑटोमेटिकली आगे करना है। जब सेम चार्जेस आना शुरू हो जाए तब आप क्या करोगे? तब आप मासेस को कंपेयर करना शुरू करोगे, किसका मास ज्यादा, किसका मास कम, एंड सो एंड सो फॉर्थ, ठीक है। सो मैंने ये देख के मैंने इसका इलेक्ट्रोफोरेग्राम बना दिया। इनिशियल स्पॉट से तीनों नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं। लाइजीन बिकॉज ऑफ a +2 charge it was most towards the negative plate, glycine because of +1 charge and the lower mass, then glutamic acid it was the second one, and the glutamic acid because of positive charge and bigger mass it deviated but the least from the initial spot, ठीक है। ये चीज क्लियर है?
अलबा एंड सनीम। एक और जल्दी से प्रैक्टिस कर ले। आई एम गोना कराए। नहीं नहीं अलमा, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। अपने ऊपर से ज्यादा बोझ नहीं बनाओ। अब आप लोग मुझे बताते जाना। दिस इज सो इजी। अच्छा, यू गोइंग टू क्राई, दिस इज अच्छा, इसके लिए कराएगा। आई वाज लाइक, घबरा गई बेचारी अलमा। अब हम देखते हैं पीएच 7 पे क्या होगा। पीएच 7 पे कौन कौन से ग्रुप्स अफेक्ट होंगे? दोनों एसिडिक भी और बेसिक भी, दोनों ही बन जाते हैं। और फिर ये ज्यूटर आयन बनना शुरू हो जाएगा। राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन को अगर मैं बनाने जाऊंगा तो क्या होगा? In this case, the CO2 is also becoming to become negative. इसका net charge क्या हो गया? What's the net charge for this now? Zwitter आयन का 0। अल्मा, अब देखो, ये अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है। ठीक है, जब किसी भी अमाइनो एसिड का क्या हो जाए, नेट चार्ज 0 हो जाए बिकॉज ऑफ अ सर्टेन पीएच, वो अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बन जाए। मतलब the pH 7 is the isoelectronic point of glycine। समझ रहे हो? ये था बेसिकली। ओके जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। यस सलमान, नाउ इट वॉन्ट मूव एग्जैक्टली। अच्छा, ये देखते हैं, लाइसीन को देखते हैं। लाइसीन के साथ क्या होगा? पीएच 7 है तो NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। व्हाट्स द नेट चार्ज नाउ? नेट चार्ज क्या है मेरे बच्चों? 1 + 1 2। 2 में से 1 निकाल दोगे तो +1 का चार्ज है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, +1। एंड लास्ट वन, ग्लूटामिक एसिड। ओके, ग्लूटामिक। ओके जी, सो इधर से ये हटेगा और इधर से ये हटेगा, दोनों क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे, है ना? ये भी नेगेटिव। एंड नेट चार्ज अब इसका क्या हो गया? 1 - यस, परफेक्ट। अब देखो, अब ग्लाइसीन मूव करेगा? विल ग्लाइसीन मूव? ना, because it does not have any charge, so it's going to remain in the middle exactly। so हमारा जो ग्लाइसिन है वो मिडिल में ही रहेगा, ग्लाइसिन। अच्छा, फिर हम देखते हैं लाइसीन को। इसका चार्ज +1, उसका चार्ज -1। ठीक है, अभी भी हम हल्का सा मासेस को कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज +1 और इसका, अच्छा, आई थिंक इनके मास कंपैरेबल ही है, तकरीबन तकरीबन कंपैरेबल है। आपको घुसना हो ज्यादा डिटेल में, आप इनके मासेस एमआर कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक देयर कंप्लीट, तकरीबन तकरीबन कंपैरेबल। डिफरेंस क्या आएगा? ये डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एंड दिस इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। सिर्फ फर्क अब आपके पास ये आएगा। सो लाइसीन, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स समवेयर ओवर हियर, ग्लाइसीन ट्रैवल टिल ओवर हियर, और ये जो चीज है दिस इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट टू ओवर हियर, यानी ग्लूटामिक एसिड इज समवेयर ओवर हियर। इजी है ये? कोई प्रॉब्लम इसमें? It was the easiest topic in the whole organic till now। ये इतना भी इजी नहीं है। चलो अच्छी बात है, इट्स इफ इट्स इजी दैट्स गुड। ओके, अच्छा, नाउ आई गिव यू अ होमवर्क, और आपका होमवर्क क्या था कि अगर मैंने आपको ग्लाइसीन दिया, मैंने आपको अगर लाइसीन दिया, और मैंने अगर आपको ग्लूटामिक एसिड दिया, और उन तीनों का एक एक स्पॉट आपने जो है वो बिल्कुल सेंटर में डाला, तो हमने डिस्कस कर लिया था पीएच 2 पे कौन सा स्पॉट किधर मूव करेगा। हमने ये डिस्कस कर लिया पीएच 7 पे कौन सा स्पॉट किधर मूव करेगा। अब हमें ये डिस्कस करना है पीएच 12 यानी अल्कलाइन पीएच पे कौन सा स्पॉट किधर मूव करेगा। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो मैं ये उठा लेता हूं, लेट मी जस्ट पिक अप द स्ट्रक्चर्स फॉर ग्लाइसिन, लाइसिन एंड ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ग्लाइसिन क्या था? NH2 है, ग्लाइसिन इज नॉर्मली NH2।
ये आ गया आपका ग्लाइसीन। लाइसीन क्या है आपका? लाइसीन आपका ये है। और क्या है आपका? ग्लूटामिक एसिड है। ग्लूटामिक एसिड। NH2 पॉजिटिव। NH2 हो गया और बाकी चीजें आपकी वैसी की वैसी ही है। अच्छा, नाउ इफ आई पुट अ पीएच ऑफ 12, यानी मैं अगर अल्कलाइन पीएच रखूं तो लाइसीन में से, ये लाइसीन है ठीक है, लाइसीन में से कौन सा ग्रुप रिएक्ट करेगा? विच ग्रुप इज गोइंग टू रिएक्ट इन एन अल्कलाइन पीएच? जिनने क्लास नहीं ली थी वो भी इसको समझ लें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं हम। बाकी आप लोगों को अमाइनो एसिड्स और पॉलीपेप्टाइड समझने पड़ेंगे, डेफिनेटली समझने पड़ेंगे फ्रॉम द रिकॉर्ड। तो द कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट इन द केस ऑफ एन अल्कलाइन पीएच। अल्कलीज के साथ एसिड पार्ट रिएक्ट करेगा, है ना। सो आपने क्या करना है, आपने एसिड पार्ट को रिएक्ट कर देना है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एसिड पार्ट जब रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अगर हम आयोनिक फॉर्म लिखेंगे सिर्फ उसकी तो ये बन गया CO2 नेगेटिव। दिस इज दी सॉल्ट, दिस ये चीज बन जाएगी, लाइसिन इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा एट pH 12। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, वंस अगेन क्योंकि अल्कलाइन पीएच है तो NH2 तो नहीं रिएक्ट करेगी, दिस इज बेसिक ग्रुप, ये भी बेसिक ग्रुप है। द कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट वंस अगेन बिकॉज एन एसिडिक ग्रुप, और ये वंस अगेन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COO नेगेटिव। एंड देन सिमिलरली इन द केस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, अब ग्लूटामिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है तो क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड पे दो जगह नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, so in alkaline pH the carboxylic groups are react। अब can you tell me the net charge on this, इस पे net charge क्या आ रहा है? This is coming out to be a -1। इस पे ये क्या था, लाइसीन था फिर ग्लाइसीन है, क्या है, लाइसीन है ग्लाइसीन है, नहीं ग्लाइसीन था पहले। अच्छा, दिस इज लाइसीन, दिस इज लाइसीन, दिस इज ग्लाइसीन और दिस इज ग्लूटामिक। व्हाट्स द नेट चार्ज ऑन लाइसीन? द नेट चार्ज ऑन लाइसीन इज ऑल्सो -1। नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इट्स -1। एंड आपके पास ग्लूटामिक एसिड पे कितना नेगेटिव चार्ज है, मतलब कितना नेट चार्ज है? -2 है, नहीं -2 है, -1 -1, इट इज -2 का नेट चार्ज। अब हमें ये बात तो पता चल गई है कि क्योंकि इन सब पे नेगेटिव चार्जेस हैं सो दे ऑल विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, दे ऑल शैल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ठीक है, अच्छा, अब कौन सा सबसे ज्यादा मूव करेगा? द विनर इज गोइंग टू बी ग्लूटामिक एसिड बिकॉज इसका नेट चार्ज जो है वो -2 है, सो इट्स गोइंग टू मूव द मोस्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाली प्लेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, हम ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। ग्लूटामिक एसिड इज गोइंग टू बी, उसका स्पॉट इनिशियल पॉइंट से सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्लेट की तरफ आया होगा। दिस इज ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अच्छा, बाकी अब जब इन दोनों को देख रहे हैं तो ये नेगेटिव बने, ये भी नेगेटिव बने। अब ये कैसे निकालें, कौन सा किस तरफ जाएगा, विच वन इज गोइंग टू गो वेयर, ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने का तरीका होगा, आपको इनका मास देखना पड़ेगा। यू लुक एट इट, लुक एट देयर मास। किसका मास ज्यादा है, ग्लाइसीन का या लाइसीन का? लाइजीन का मास ज्यादा है। वी कैन क्लियरली सी द मास ऑफ लाइजीन इज ज्यादा बिकॉज दिस बिगर थिंग, इसमें ज्यादा चीजें आ रही हैं, वेयर ये तो छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा। सो वी नो दैट नाउ सिंस बोथ ऑफ देम pH 7 को अल्मा, pH 7 में अल्कली और एसिड दोनों रिएक्ट करते हैं, हमने उसको वो नहीं कंसिडर किया। pH 7 में पानी में एसिड भी डिसोसिएट करता है, बेस भी H+ गेन करता है ना, तो pH 7 पे हमने कोई चीज ये नहीं कंसिडर करी, हमने pH 7 पे क्या किया, एसिड और अल्कली दोनों को रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, अच्छा, सो इसका मास कम, इसका मास ज्यादा, सो दैट मींस
जिसका मास ज्यादा, जो ज्यादा भारी वो कम हिलेगा, जिसका मास कम है वो ज्यादा हिलेगा, इट विल मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन मोर. सो देयरफॉर ग्लाइसिन should, because of its lower mass, should be the second spot over here. मतलब वो इनिशियल पोजीशन से इधर आ जाएगा, ऑब्वियसली ग्लूटामिक एसिड से कम है क्योंकि ग्लूटामिक एसिड -2 था. ठीक है, ग्लाइसिन इधर आ गया और आपका लास्ट क्या है, लाइसिन, बेचारा उसका मास बहुत ज्यादा बड़ा था, तो इट शैल बी समवेयर ओवर हियर. आई एम जस्ट ड्राइंग रफली. कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी कंफ्यूजन्स?